So the next question is a leap year is selected at random. ओके, कोई भी एक रैंडम लीप ईयर को सिलेक्ट कर लिया गया। अब लीप ईयर होता क्या है भाई? लीप ईयर एक ऐसा ईयर जिसमें 365 डेज के जगह एक डेज ज़्यादा होता है, 366 डेज। बताओ वो किधर बढ़ता है? तो सबको पता होना चाहिए, फरवरी में 29 फरवरी हो जाता है लीप ईयर में। ओके, तो 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में, इन्हें लीप ईयर। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट हैज़ 53 संडेज, 53 संडे और मंडे, 53 संडे एंड मंडे। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखो कि जब मेरे पास टोटल 366 डेज हैं तो मैंने कितना वीक, मुझे पता है 52 वीक्स अगर हो तो टोटल 364 डेज कंप्लीटेड। 52 वीक ओवरऑल कंप्लीट हो जाए अगर तो 364 डेज कंप्लीट हो जाता है। ओके, 52 वीक कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 7 के सातों दिन कितने बार आ गए हैं? 52 डेज, 52 टाइम्स। ओके, इसका मतलब जो ये 53rd वीक होगा, 53rd वीक वो स्टार्ट होगा तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, सिर्फ 2 ही दिन है 53rd वीक के लिए इस साल में। तो उस 2 दिन को देखा जाए अगर तो तुम क्या बोलोगे? मेरे पास जो वो 2 दिन है वो किस टाइप का हो सकता है? अब 2 दिन का देख लेते हैं, कैसे कैसे कैसे। तो 2 दिन का मैं बोलूँगा या तो संडे होगा या तो मंडे होगा, या तो मंडे होगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे। बस इतने तरीके से ये लास्ट का 2 दिन हो सकता है ना? कितने तरीके से हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 7 तरीका से टोटल लास्ट का 2 दिन हो सकता है, मतलब 53rd वीक हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब हमारा NS कितना आ गया? NS बोले तो 7, टोटल 7 पॉसिबिलिटी है लास्ट का 2 दिन के लिए। तो बोला गया है कितने ऐसे, क्या प्रोबेबिलिटी है जो 53 संडे हो। अभी बताओ संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी? तो मैं बोलूँगा या तो ये वाला वीक चूज़ हो जाए तो इसमें संडे आ जाएगा 53rd संडे, या फिर सैटरडे संडे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो बहुत सिंपल है, टोटल पॉसिबिलिटी फेवरेबल है 2 और टोटल है 7, तो 2/7 अपना आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट 53 संडे और मंडे। 53 संडे और मंडे का मतलब 53 संडे भी चलेगा या 53 मंडे भी चलेगा या दोनों चलेगा। मतलब उसमें कौन कौन सा आने वाला है? तो मैं बोलूँगा संडे मंडे वाला आएगा, मंडे वाला भी आएगा, सिर्फ मंडे भी चलेगा, ट्यूसडे सिर्फ संडे, फिर से सैटरडे संडे भी चलेगा। तो इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? मैं बोलूँगा 3/7। ओके, सी के बारे में सोचो, सी के बारे में सोचो, सी के बारे में उसने क्या बोला है? 53 संडे एंड मंडे। कितने ऐसे वीक, मतलब कितने ऐसे पॉसिबिलिटी है और ये क्या प्रोबेबिलिटी है जो 53 संडे एंड मंडे दोनों हो? तो उस टाइम पे सिर्फ यही पॉसिबल है, एक ही में ऐसा है जो संडे एंड मंडे दोनों हो सकता है, डेट इज प्रोबेबिलिटी सी इज 1/7। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल, क्या बोला गया है? 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले ही उसने क्या बोल दिया? 3 अलग अलग नंबर हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से। तो NS तो पहले ही बता दो, NS क्या हो जाएगा? 100C3, 100 में से कोई भी 3 नंबर को उठा लिया, ये तो NS है भाई। अब आगे देखते हैं किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें। तो पूछा गया द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, बीच में 2 एंड 3 गिवन है। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान से क्यों पढ़ना है? तो अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, दिस मीन्स वो इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है कि 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 6, क्योंकि एक नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दिस मीन्स वो 6 से डिविजिबल है। तो बताओ 100 नेचुरल नंबर्स में से 6 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे?
तो मैं बोलूँगा 6 से डिविजिबल होंगे 100 डिवाइड बाय 6, इतने नंबर्स होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 16। अच्छा, तो टोटल 16 नंबर ऐसे हैं जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में हैं और 6 से डिविजिबल है। अब इन 16 में से ही हमें कोई भी 3 सेलेक्ट करना होगा, तब Na हमारा कितना आएगा इवेंट का 16C3। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी तो अब ईजी है, कैसे, तो 16C3 डिवाइडेड बाय 100C3, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डिवाइज़र पे आया है। क्या बोला गया है, डिवाइज़र ऑफ 2700 इज सेलेक्टेड। ये डिवाइज़र वाला हमने कहाँ पढ़ा है, पीएनसी में पढ़ा है, किधर, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन के टाइम पे। ओके, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन टॉपिक में हमने पढ़ा है कि ये डिवाइज़र किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो डिवाइज़र कैसे निकालते हैं, तो मेरे पास 2700 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइज करूँगा, तो वो कितना आने वाला है 2 to the power 2, 3 to the power 3 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मैं बोलूँगा इस तरीके से कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें कितने दो हैं, दो हैं, एक बॉक्स है जिसमें 3 है, और एक बॉक्स है जिसमें 5 है मेरे पास। ओके, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट 5। ओके, ऐसे सोचो, अब टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, नंबर ऑफ डिवाइज़र, टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र क्या होना चाहिए, NS होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कितने पॉसिबल हैं, तो मैं बोलूँगा वो तो सिखाया गया हमें, इस इधर से 3 निकालने का पॉसिबिलिटी, इधर से 4 निकालने का पॉसिबिलिटी, इधर से 3 निकालने का पॉसिबिलिटी, टोटल कितना हो जाएगा 36। टोटल 36 डिवाइज़र हो सकते हैं। ओके, अब हमारा फेवरेबल देखना है। फेवरेबल के लिए हमें क्या बोला गया है, एक ऐसा डिवाइज़र जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो बट नॉट 5। 5 का मल्टीपल नहीं है, दिस मीन्स हम लोग इस बॉक्स से कुछ भी नहीं निकालने वाले हैं। 4 का मल्टीपल है इस बॉक्स से, मतलब 2 ही, मतलब एक ही तरीका है निकालने का, इस बॉक्स से दोनों 2 को निकाल लेंगे। अच्छा, और इस बॉक्स से कुछ भी, टोटल वेज 4, तो हमारा Na बेसिकली कितना आ जाएगा 4। 4 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे डिवाइजर्स जो कि 4 से डिविजिबल होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी फाइनली कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा 4 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 9। और उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी अगर 1/p आया है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं p विल बी इक्वल टू व्हाट, 9। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं वो इसको छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया है देखते हैं। बोला है लेट ओमेगा भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू 1, अ फेयर डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। क्या किया गया, एक डाई को लूडो वाला 3 बार फेंका गया। इफ़ R1, R2 एंड R3 आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द डाई। ओके, ठीक है, 3 डाई को फेंका गया, डाई 1, डाई 2, डाई 3, तीनों पे एक नंबर, इस पे R2, R3, इस स्टेप से बोला गया। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट W पे पावर R1 प्लस W पे पावर R2 प्लस W पावर R3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो W पे पावर R1, W पे पावर R2, W पावर R3 इज इक्वल टू 0। अब हमें बस एक ही इन्फॉर्मेशन पता है ओमेगा के बारे में, डेट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा पावर 3 का मल्टीपल इज इक्वल टू 1। बस हमें ये 2 इन्फॉर्मेशन पता होता है ओमेगा के बारे में। और क्या क्या पता होता है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे ओमेगा पे पावर 3 का मल्टीपल अगर आएगा तो उसका वैल्यू 1, ओमेगा पे पावर 3 का मल्टीपल प्लस 1 डैट मीन्स दिस इज़ ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 टाइप नंबर आएगा तो दिस इज़ ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ से दिख रहा है मुझे 1 ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होना चाहिए। दिस मीन्स इस एक्सप्रेशन को हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 के प्लस ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2, ये हमेशा 0 होने वाला है। वाह वाह, अगर ये पता चल गया अब तो लाइफ बहुत ही आसान हो गया। अब हमें किसी भी तरीके से R1, R2, R3 सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं सैम्पल स्पेस निकाल लूँगा। बताओ भाई NS कितना होगा, तो NS के लिए मैं बोलूँगा कि NS निकालना तो बहुत सिंपल मेरे लिए, कैसे,
अब पहला डाइस जब फेंकोगे तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी, उसमें से कोई भी एक नंबर उठाना है, डेट इज 6C1। दूसरा डाइस फेंकोगे कितना पॉसिबिलिटी, 6, उसमें से कोई एक उठाना है, 6C1। तीसरा डाइस फेंकोगे उसमें से भी 6 में से कोई एक उठाना है। तो NS निकालना तो बहुत आसान, डेट इज 6 × 6 × 6। ओके, अब हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, NA कैसे निकाले। NA निकालने के लिए सोचो, जब तुम डाइस थ्रो करते हो तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, तीनों 6 में से कोई भी एक नंबर आएगा। ओके, तो मैं बोलूँगा 3K टाइप कितना नंबर है मेरे पास डाइस पे, सिर्फ 3 और 6। 3K + 1 टाइप कितना नंबर है मेरे पास, तो मैं बोलूँगा 4 और 1, 1,4। अच्छा, एंड 3K + 2 टाइप कितना नंबर है, तो मैं बोलूँगा वो है 2,5। ओके, तो बेसिकली मेरे पास दो ऐसे हैं जो 3K टाइप है, 3K + 1 है और 3K + 2 टाइप है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इन दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। NA के लिए मैं बता रहा हूँ, इन दो में से पहले दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, इस दूसरे दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, एंड तीसरे दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 के लिए मुझे नंबर मिल जाएगा। अब उनको पावर पे रेस कर दूंगा तो अपने आप सम 0 आने वाला है। ओके, सम 0 आने वाला है अपने आप, लेकिन अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया R1 किसको दूंगा, R2 किसको दूंगा, R3 किसको दूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास 3 नंबर्स आ चुके हैं जिनको पावर में रख के सम कर दो तो 0 हो जाएगा, और 3 नंबर्स को किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब 3 लोगों में 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो डायरेक्टली हमारा जो आंसर आने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वो कितना आने वाला है, 2C1 = 2, 2C1 = 2, 2C1 = 2, 3 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6। So this is equal to 2 / 9। ठीक है, जिनको ये नहीं समझ में आया फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है अगर, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो मैंने इससे विजुअलाइज किया कि ओमेगा की पावर 3K + 1 रखेंगे तो वो ओमेगा होगा, ओमेगा की पावर 3K + 2 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा। ओके, तो दिस मीन्स पूछा ये गया है कि ये सम 0 तभी हो सकता है जब एक 3K टाइप हो, एक 3K + 1 टाइप हो, एक 3K + 2 टाइप हो। तो मैंने क्या बोला कि डाइस जब उछालते हैं हम लोग तो हमारे पास 3K टाइप कितने नंबर्स आते हैं, 2, 3K + 1 टाइप कितने नंबर्स आते हैं, 2, 3K + 2 टाइप कितने नंबर्स आते हैं, 2। तो मैं बोलूँगा इन दोनों में से कोई एक लो, इन दोनों में से कोई एक लो, इन दोनों में से कोई एक लो। अब R1 R2 R3 को असाइन कर दो 3 फैक्टोरियल वे से। तो इतने पॉसिबिलिटी हैं जिससे वो सम 0 आने वाला है, और NS निकालना तो ईजी ही था तो हमने निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये किस पे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे देखते हैं। IEP, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहाँ बताया गया है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में लास्ट में बताया गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसी से ये क्वेश्चन है। वहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन में जो बताया गया था उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन n टाइम्स। अनबायस्ड डाइस का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में क्या होते हैं, वो जो प्रॉपर डाइस होता है 1 2 3 4 5 6, उसी को अनबायस्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, ओके, उनको उसको n टाइम्स फेंका गया, तो सबसे पहले NS तो ऐसे ही निकल गया। बताओ n टाइम्स फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6⁴n। अपना एक काम तो खत्म हो गया पढ़ते ही ना। बोला गया नंबर शोन आर नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 नंबर्स अपीयर इन द लिस्ट। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने हैं नंबर्स, तो 6। 6 में से कितने आने चाहिए या दिखने चाहिए, सिर्फ 3। तो मैं क्या बोलूँगा, एनी किस तरीके से लिख सकते हैं, तो एनी इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से मैं क्या करूँ, कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लूँ, उसी 3 को मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, कोई भी 3 आ सकता है 6 में से। सपोज 1 2 3 आ गया, ये कट गया। अब मैं क्या बोलूँगा, ये 3 n वेज में n बार टॉस किया गया, तो कितना टोटल पॉसिबिलिटी है 3⁴n। लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 1 आ जाए, सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 3 आ जाए, तो वो वाला केस माइनस करेंगे। जब इन 3 में से एग्जैक्टली एक वाला केस माइनस कर देंगे। जिनको भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं आ रहा होगा उनको ये समझ में हो सकता है ना आए, और बाद में 3 - 1⁴n कर देंगे। 2 नंबर्स को किसी तरह सफल किया, प्लस कर दिया किसको, 3C2 3 - 2⁴n को। ये आ गया 6C3 3⁴n - 3C1 × 2⁴n प्लस 3C2 × 1⁴n।
ये कैसे लिखा मैंने, तो मुझे पता होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो होने वाला है वो क्या होगा, एन ए एक एक का सबका सम माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वाला माइनस प्लस फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला प्लस। तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस किया ये फिर प्लस किया ये, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये निकाल दिया। ओके, तो हमारा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, पी विल बी इक्वल टू 6c3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3c1 इज 3 इंटू 2 टू द पावर n, 3c2 इज 3 होल डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर n। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 6 पर्सन। ठीक है, इस बार किस पे क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हमने सीखा हुआ है कहाँ, पार्टीशन मेथड एंड बेगर मेथड में, या मल्टीनोमियल से भी हमने सीखा है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना, तो मैं बोलूँगा टोटल पॉसिबिलिटी इज n प्लस आर माइनस वन, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। दैट इज़, जिनको भी ये फॉर्मूला नहीं याद है वो याद कर ले कि अगर n लोगों में n ऑब्जेक्ट्स r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और सारे के सारे आइडेंटिकल है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो वहीं से मैंने NF निकाला, तो दिस विल बी इक्वल टू 15c5। ओके, अब NE निकालना है। NE क्या है, तो किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल रिसीव नन। कम से कम एक को कुछ ना मिले, कम से कम एक को कुछ ना मिले। ओके कम से कम एक को कुछ ना मिले को हम लोग उल्टा तरीके से सोचें कि सबको कम से कम एक मिल जाए। कम से कम एक को कुछ ना मिले, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा सबको कम से कम एक मिल जाए। तो सबको अगर कम से कम एक मिल जाए तो मैंने क्या किया, पहले 6 लोगों में 6 एक एक बांट दिया। अब 4 ऑब्जेक्ट को बांटने का तरीका कितना, तो 4 ऑब्जेक्ट को बांटने का तरीका 4 प्लस 6 माइनस 1 सी 6 माइनस 1 डेट इज 9c5। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 9c5 डिवाइडेड बाय 15c5, सिंपल। ओके, मैंने बस क्या याद किया, ये फार्मूला। जिसको भी ये फार्मूला याद नहीं है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, और जिसको ये फार्मूला याद है उसके लिए तो कप ऑफ केक है। ठीक है, चलो तो फाइनल आंसर आ गया अपना। ओके, अपना फाइनल आंसर भी नहीं आया। अपना फाइनल आंसर तो ये होगा प्रोबेबिलिटी, ये तो वो वाला केस हो गया जब सबको कम से कम एक मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है जब किसी को कम से कम एक नहीं मिला, तो 15c5 माइनस 9c5, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, टोटल माइनस जब सबको कम से कम एक मिल गया वो निकाल दिया बाइजेक्शन से हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, बोला गया सेट ए कंटेंस एन एलिमेंट, अ सबसेट ऑफ पी ऑफ ए सेट ए इज चूजन। ठीक है, set A is reconstructed by replacing the element of P and another subset Q is chosen at random. The probability that P intersection Q has exactly m element, P union Q has exactly n element. तो जब भी ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी में, ये m एलिमेंट n एलिमेंट का सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है, हम लोग वेन डायग्राम बना लें। तो मेरे पास कितने सबसेट्स चाहिए, तो मैं बोलूँगा 2 सबसेट चाहिए। एक सबसेट का नाम रखूँगा P, दूसरे का नाम रखूँगा Q। तो बताओ ये वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, P इंटरसेक्शन Q। ओके, तो ये पार्ट आ गया P इंटरसेक्शन Q एंड P यूनियन Q वाला पार्ट तो मुझे पता है कि ये टोटल जो होता है P यूनियन Q वाला। तो हमें सबसे पहला वाला क्या निकालना है, सबसे पहले वो वाला केस निकालना है जब P इंटरसेक्शन Q में एग्जैक्टली m एलिमेंट हो। तो n a मैं निकालता हूँ, एग्जैक्टली m एलिमेंट, और m क्या है, n से छोटा है। ऐसे सोचो मैंने क्या किया, मेरे पास टोटल n एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट से कोई भी m एलिमेंट को सेलेक्ट करके मैंने इस जगह पे फिल कर दिया। इससे मेरा कंफर्म क्या हो गया कि P इंटरसेक्शन Q में एग्जैक्टली m एलिमेंट तो आ गए। अब मेरे पास बचे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं बोलूँगा n माइनस m एलिमेंट्स अभी भी बचे हैं। उनको किधर रखना है, तो उनको या तो मैं इस एरिया में रख सकता हूँ, या तो इस एरिया में रख सकता हूँ, या तो बाहर रख सकता हूँ। 3 ही पॉसिबिलिटी है रखने का।
तो मैं बोलूँगा बाकी 3 टू दी पावर n माइनस एम। हर एलिमेंट को रखने का 3 पॉसिबिलिटी, तो 3 टू दी पावर n माइनस एम। ये तो एन ए हो गया। एन एस कितना है? एन एस ये है कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स है टोटल? n एलिमेंट्स हैं। सबको रखने के लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो मैं इस एरिया में रख सकता हूँ, इस एरिया में रख सकता हूँ, इस एरिया में रख सकता हूँ, इस एरिया में रख सकता हूँ। टोटल मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है हर एलिमेंट्स के लिए, तो 4 टू दी पावर n। तो यहाँ से पी ए आ जाएगा बहुत ही सिंपली एन सी एम इंटू 3 टू दी पावर n माइनस एम होल डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर n। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। सेकेंड वाला देखो, P यूनियन Q हैज़ एग्जैक्टली m एलिमेंट। P यूनियन Q में कितने होने चाहिए? m एलिमेंट होने चाहिए। अगर P यूनियन Q में m एलिमेंट होने चाहिए, मतलब मैं क्या करूँगा, फिर से पी बी निकालने के लिए मैं करूँगा n में से कोई m एलिमेंट को सेलेक्ट करो। n में से कोई m एलिमेंट को सेलेक्ट करके इस m को रखने के लिए मेरे पास कितने जगह हैं? तो मैं बोलूँगा या तो यहाँ रख दो, या तो इस रीजन में रख दो, या तो इस रीजन में। टोटल मेरे पास कितने रीजन्स हैं? 3 रीजन्स। अगर मैं इस रीजन में रखूँ या बीच वाले में या तो इस रीजन में रखूँ, इन तीनों में कहीं भी रख दो इन n एलिमेंट को, तो P यूनियन Q में ये तो आ ही जाएंगे। तो मैंने बोला 3 टू दी पावर m तरीके से रख दो। बचे कितने एलिमेंट हैं? n माइनस एम। उनको रखने का कितना तरीका? तो सिर्फ एक ही तरीका, बाहर के अलावा इधर रखोगे तो m से ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे P यूनियन Q में, तो उनको रखने का एक ही तरीका। ठीक है, तो ये हमारा आ गया PB। तो PB आ चुका है, तो सॉरी NB आ गया ये, तो PB कितना आ जाएगा? तो बस NB अपॉन NS, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। तो जब भी सेट थ्योरी से क्वेश्चन आए तो हमेशा उसको कैसे करेंगे? वेन डायग्राम से निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके एक और क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन मैं कहाँ किया हूँ? चॉकलेट प्रॉब्लम में किया हूँ। ठीक है, चॉकलेट प्रॉब्लम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन किया गया है वहाँ पे। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो यहाँ बोला गया 8 प्लेयर्स P1 P2 P8। ठीक है, कितने प्लेयर्स हैं? P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8। टोटल 8 प्लेयर्स हैं हमारे पास और एक नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि दो प्लेयर्स के बीच में मैच हुआ और जो हार गया वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट, जो जीत गया वो आगे निकल लिया और जो हार गया वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गया। ओके, इट इज़ नोन डैट वेन एवर द प्लेयर्स PI एंड PJ प्ले द प्लेयर PI विल विन इफ़ I इज लेस देन J। मतलब ये बोला गया कि जिसका सब स्क्रिप्ट छोटा है वो जीत जाता है। मतलब अगर P1 और P2 में मैच होगा तो जीतेगा कौन? मैं बोलूँगा P1। अगर P2 एंड P5 में मैच होगा तो जीतेगा कौन? P2। ये फिक्स है। P4 और P7 में मैच हुआ तो जीतेगा कौन? ऑफ P4। ओके, ये गिवन है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। अज्यूमिंग दैट द प्लेयर्स आर पेयर्ड एट रैंडम इन ईच राउंड। हर राउंड में क्या हो रहा है? रैंडमली पेयर किया जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट P4 रीचेज द फाइनल? P4 रीचेज द फाइनल को तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग NS निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि NS निकालना तो आसान होता है। उसके लिए हमें क्या होना? राउंड वाइज चलना पड़ेगा। जब फर्स्ट राउंड होगा तो मेरे पास कितने प्लेयर्स होंगे? 8 प्लेयर्स। इन 8 प्लेयर्स के बीच में कितने मैचेज होने वाले हैं? तो मैं बोलूँगा 4। ओके, 4 मैचेज होंगे। तो मैं क्या करूँगा? बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? 8 प्लेयर्स को 2-2 के ग्रुप में, 4 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में। राउंड 1 में ये होगा। तो राउंड 1 का नंबर ऑफ ग्रुपिंग जब सिमिलर साइज हो ग्रुप्स के तो वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितना भी फैक्टोरियल टू दी पावर 4 इंटू पावर वाला इधर आ जाता है। ये हो गया राउंड 1 के लिए। राउंड 2 में क्या होने वाला है ये सोचो। राउंड 2 में होने वाला है क्या? 8 प्लेयर का मैच हुआ, 4 मैच 4 टीमें हार गई या 4 प्लेयर्स हार गए, 4 प्लेयर्स आगे बैठे। अब राउंड 2 में कितने प्लेयर्स हैं मेरे पास? 4 प्लेयर्स हैं। उनका 2-2 का 2 पेयर बनाना पड़ेगा। तो उसका टोटल तरीका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल टू दी पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट उसके बाद क्या होने वाला है? राउंड 3। राउंड 3 में क्या होने वाला है? इन 4 का 2-2 जो टीम बनाया तो उसमें से 2 हार गए होंगे, 2 फाइनल में पहुंचे होंगे, डेट इज़ फाइनल राउंड। अच्छा, फाइनल राउंड में 2, तो उनको ग्रुपिंग करने का तो सिर्फ एक ही तरीका, दोनों का मैच करवा दो। तो मेरे पास जो NS आया वो NS कितना आया? तो मैं बोलूँगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टू दी पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, बीच में प्लस होगा या मल्टीप्लीकेशन?
तो अभी क्या है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है। राउंड 1 हुआ, फिर राउंड 2 हुआ, फिर राउंड 3। ऐसा नहीं है कि या तो राउंड 1 हुआ, या तो राउंड 2 हुआ, या तो राउंड 3। अगर ऐसा ऑप्शंस होता हमारे पास तो मैं बीच में प्लस डालता। अभी तो राउंड्स चलते जा रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ओके, तो यहाँ से लास्ट में ये तो NS आ गया। ये निकालना बहुत ही सिंपल था। मैंने क्या किया, 8 टीमें थी, 8 प्लेयर्स थे, उनका मैच करवा दिया। 4 का 4 मैच हो गए, 4 टीमें बची, उनका मैच करवा दिया, 2 बची, उनका फाइनल राउंड करवा दिया। ये तो टोटल पॉसिबिलिटी है। अभी मेन जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि P4 को हमें फाइनल में पहुंचाना है। तो फिर से मैं प्लेयर का लिस्ट का नाम लिखता हूँ। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। 8 प्लेयर्स थे हमारे पास, और इनमें से क्या होना पड़ेगा, P4 को आगे बिठाना है। मतलब सेकेंड राउंड में जो 4 टीमें आएंगी उसमें एक P4 तो आना ही चाहिए, और फाइनल राउंड में भी क्या होना चाहिए, एक P4 होना ही चाहिए। लेकिन हमें तो ये पता है कि P1 वो किसी से मैच खेलेगा वो हमेशा जीत जाएगा, तो P1 तो सेकेंड राउंड में होगा ही, और P1 फाइनल में भी होगा। अब मेरा लोचा ये है कि P4 को अगर राउंड 2 से राउंड 3 में जाना है, P4 को अगर राउंड 2 से राउंड 3 में जाना है, तो ज़रूर P4 से एक कच्चा खिलाड़ी होना चाहिए। मतलब P5, P6, P7, P8 में से कोई तो एक राउंड 2 में जाना ही चाहिए। अगर नहीं गया तो P4 हार जाएगा। कैसे हार जाएगा, सोचो। अगर P1, P2, P4 और P3 पहुंच गए राउंड 2 में, तो क्या फाइनल में P4 पहुंच पाएगा? हमारा आंसर होगा नो। P4 तो पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी से भी मैच करवा दो यहाँ तो P4 लूज़र है। ये लूज़र मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल चुका है कि जिसका सब स्क्रिप्ट छोटा होगा वो मैच जीतेगा। ओके, तो P4 को अगर फाइनल में पहुंचाना है तो हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन ये आ गया कि सेकेंड राउंड में हमें इन चारों में से एक को पहुंचाना पड़ेगा। ओके, और एक रेस्ट्रिक्शन ये आया कि P1, P2, P3 तीनों नहीं पहुंचने चाहिए। तीनों नहीं पहुंचने चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों पहुंच जाएंगे तो लोचा हो जाएगा। अच्छा, तीनों कब नहीं पहुंचेंगे ये सोचो। P1 तो बेचारा हमेशा पहुंचेगा। P1, P2, P3 में से एक कोई नहीं जा पाएगा। ऐसा ही हो सकता है कोई एक ही रुक सकता है। वो कब रुक सकता है? वो भी जब इन तीनों में से ही किसी 2 टीम को पकड़वा के मैच करवा दो, तभी एक टीम हार जाएगी और बाकी सारे पहुंच जाएंगे। ओके, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर P1, P2, P3 का इन सब में से किसी से मैच करवाया तो क्या होने वाला है, P1, P2, P3 सब पहुंच जाएगा आगे। अच्छा, ये सारे प्लेयर्स पहुंच जाएंगे अगर, तो P4 का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि क्या करो, P1, P2, P3 में से किसी एक को तो पहले ही निकाल दो। अब किसी एक को कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, राउंड 2 के लिए मैं सोच रहा हूँ। राउंड 2 के लिए कैसे सोच सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा इन तीनों में से किसी 2 को पकड़ो। नंबर ऑफ इवेंट्स लिखते हैं। इन तीनों में से किसी 2 को पकड़ो, उनका मैच करवा दो। सपोज मैंने किसको पकड़ा, P2 को एंड P1 को पकड़ा। बताओ कौन बाहर हो गया? P2 बाहर हो गया। पहुंच कौन गया? P1। P1 आगे जा चुका है। ओके, अभी P1 और P2 का मैच हो चुका है। अब क्या मैं P3 का P4 के साथ मैच करवा सकता हूँ? बोलेंगे नहीं। तो मैं बोलूँगा P3 का मैच किसके साथ करवाएंगे, तो आगे किसी के साथ करवाओ। लेकिन P4 को आगे भेजवाना है तो P4 को पहले आगे भेजते हैं, जो हमारा टेंशन है। P4 को आगे कैसे भेज सकते हैं, जब P4 का मैच किन के साथ होगा, इन 4 प्लेयर्स में से किसी एक के साथ। इन 4 प्लेयर्स में से किसी एक के साथ। तो मैं बोलूँगा इन 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करो, उसका मैच किसके साथ करवा दो, P4 के साथ। सपोज P6 सेलेक्ट हो गया। कौन बाहर हो गया? P6 बाहर हो गया। आगे कौन निकल गया? P4। कौन कौन पहुंच चुका है आगे? तो मैं बोलूँगा P4 एंड P1 पहुंच चुका है। अभी अब क्या होगा, P3 का मैच किसी से भी करवाओगे वो तो आगे पहुंचेगा ही। तो P3 का मैच करवाने का कितना तरीका, तो 1, 2, 3। इन 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करो, P3 से मैच करवा दो। तो P3 का सिलेक्शन सपोज P5 से मैच हो गया। बाहर कौन हो गया? P5 बाहर हो गया। ओके, तो P3 आगे पहुँच गया। अच्छा, अब P7, P8 में मैच करवा दो। दोनों का एक ही तरीका। ओके, ये तो राउंड 1 कंप्लीट हो गया। P7, P8 में मैच हुआ तो बाहर कौन हो गया? P8। आगे कौन पहुंच गया? P7। अब राउंड 2 का मैच कैसे करवाया जाए? राउंड 2 का मैच हमें इस तरीके से करवाना है कि P4 आगे चले जाए। तो मेरे पास एक ही तरीका है। P4 का मैच किससे रखना पड़ेगा मुझे? P7 से। एंड P1 का मैच P3 से। तो उसका एक ही वे है। ठीक है, P4 का मैच रख दो P7 से, P1 का मैच रख दो P3 से। अपने आप फाइनल में कौन पहुंच जाएगा? P4। तो एनी हमारा ये है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी फाइनली कितना आ जाएगा? एनी डिवाइडेड बाय NS।
ये हमारा फाइनल आंसर।